बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स थे। तो जितने भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसको हमने उसकी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पहले मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का जो डिसऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर असल में है क्या। तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि स्पीच में और साउंड में इश्यूज आते हैं। अब क्या होता है कि जब एक बच्चा वर्ड को प्रोनाउंस करता है, यानी वो उसके लिए आवाज़ निकालता है या वो उसको बनाना चाहता है, तो उससे वो वर्ड कंप्लीट बनता नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लफ्ज़ को अदा ही नहीं कर पा रहे होते और उनकी हमें बातें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। सही है, उनके जो वर्ड्स हैं वो हमें कंप्लीट समझ नहीं आते। अब अगर तो एज में छोटा बच्चा है और उससे नहीं बोला जा रहा, तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉर्मल है, या थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो वर्ड्स को बनाना सीख ले, ठीक है, अदा करना सीख ले। लेकिन अगर दूसरे उसकी एज के नॉर्मल बच्चे अगर वो नॉर्मल बोल रहे हैं लेकिन उससे नहीं वो वर्ड अदा हो रहे और उससे नहीं बात हो रही, वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हमसे सही तरह से, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अगर उसकी एज कंप्लीट हो गई है और उससे वो वर्ड्स कंप्लीट अदा नहीं हो रहे, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे, अदरवाइज़ हम डायग्नोस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसके अगर कॉजेज़ को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से इनको स्पीच डिसऑर्डर होता है। तो हम इसको देख सकती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको ट्रिगर करती हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें रिजेक्शन आ सकती है, अगर बुलिंग आ सकती है, अगर कोई उनको बच्चों को तंग कर रहा है तो फिर हो सकता है कि वो बात नहीं कर पा रहे, सोसाइटी में कंप्लीट वर्ड्स ये नहीं अदा कर पा रहे। इसके अलावा रिसर्च ये भी कहती है कि जेंडर का भी इशू हो सकता है, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनके अंदर रिसर्च के मुताबिक बॉयज़ के अंदर स्पीच का इशू ज़्यादा होता है बनिस्बत लड़कियों की, ठीक है। फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि अगर ये भी हो सकता है कि जेनेटिकली इशू हो सकता है उनके जो बड़े हैं उनको ये इशू हो जिसकी वजह से ये आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी लाइफ का इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे पे असर हो रहा है, ट्रॉमा हो सकता है कोई भी। तो ये सब चीज़ें उनकी केस हिस्ट्री में हम देख के फिर डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट हम डीएसएम का क्राइटेरिया देखेंगे कि डीएसएम-5 हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर है या नहीं। तो फर्स्ट में वो हमें ये कहते हैं कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन है, यानी उसकी जो स्पीच का साउंड प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो उसके अंदर बिल्कुल कम होती है, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि बच्चे के जो कंप्लीट वर्ड है वो अदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो कम्युनिकेशन जो उसका मैसेज देने का, किसी भी बात को अपनी ज़रूरियात बताने का, या किसी भी उसको अपनी प्रॉब्लम या कोई भी अच्छा बुरा बताने के लिए उसके पास जो मैसेज कम्युनिकेट करना है उसके लिए उसके पास जो वर्ड्स हैं वो सही तरह से अदा ना हो रहे हो, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। और क्राइटेरिया बी में वो हमें ये कह रहे हैं कि उसकी जो कम्युनिकेशन का ये जो इशू है उसके अंदर जो उसकी वो इंटरफेयर कर रहा हो किसके अंदर, उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उसकी एकेडमिक लाइफ है, यानी उसकी जो दूसरी अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ है उसके अंदर उसको अगर तो वो इंटरफेयर करेगा, अगर इम्पेयरमेंट लेके आएगा, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, अदरवाइज़ हम डायग्नोस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी में देखें तो हमें ये कह रहे हैं कि अगर ये जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिनकी वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं वो उसके अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में ही स्टार्ट हो जाने चाहिए। यानी बच्चा जो छोटा हो तभी उसके जो अर्ली डेवलपमेंट है उसी के अंदर उसके जो पीरियड्स ये वाला जो इशू है वो स्टार्ट हो जाए, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। और डी के अंदर वो हमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी नीचे इश्यूज़ बताए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि उनके हेयरिंग लॉस हो सकता है, या उसका ट्रॉमेटिक ब्रेन कोई और इंजरी का इशू हो सकता है किसी इंजरी की वजह से वो बात ना कर पा रहे हों, या उनको अदर जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से उसको ये सिम्टम्स जो हो सकते हैं। तो फिर हम उसको देखेंगे कि क्या दूसरे सिम्टम्स के साथ ये मैच कर रहा है। अगर कोई मेडिकल कॉज है तो क्या कोई ऐसी कॉज है जिसकी वजह से इनको ट्रिजी वाली जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर करें, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि अगर वो उसके साथ मैच ना कर, तो अगर सिर्फ ही ये सिम्टम्स हो यानी उसको सिर्फ स्पीच साउंड का इशू हो, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट में देखें तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उसकी जो स्पीच और साउंड का इशू है, क्या उसकी सोशल एंजाइटी भी उसके अंदर शामिल हो रही है। हम देखेंगे वो कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, वो कितना फंक्शन जो है वो डेली लाइफ में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या वो बेहतर है, कितना बेहतर है, ठीक है। तो क्या उसको सोसाइटी तो नहीं अफेक्ट कर रही, तो हम उसके जो सारा एनवायरनमेंट है उसको देख के उसको फिर ट्रीट करेंगे। तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, साइकोथेरेपी के ज़रिए और मेडिकेशन के ज़रिए, और यहाँ फिर मेडिसिन भी दी जाती है और साइकोथेरेपी भी की जाती है। साइकोथेरेपी में क्या किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, उसके अलावा टाक थेरेपी की जाती है, और इसके अलावा ना उसकी जो उनके जो बच्चे हैं उनको बोलने के लिए जो साउंड थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनको वो ट्रीट करते हैं, उनको वो डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं जो उन पर अप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा मेडिसिन दी जाती हैं, ये दोनों दी जाती हैं। और इसके साथ हमारा जो डिसऑर्डर है वो आज का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।